हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर 3 यहाँ पर आप लोगों का चल रहा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, यानी परमाणु एवं अणुओं के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें कुछ टॉपिक्स आपने पढ़ लिए थे, जिसमें हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी रासायनिक संयोजन के नियमों पर बात की थी। और यहाँ पर आज के सेशन में बात करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की, जहाँ पर शुरू कहाँ से किया था? रासायनिक संयोजन के नियम से, जिसके दो नियमों की हमने बात की थी। दो नियमों में पहला नियम आपका था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसमें हमने क्या कहा कि कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का जो कुल द्रव्यमान होता है वो उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य ना ही उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। ओके, तो यह आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम था। जैसे हमने यहाँ पर लकड़ी के जलने का एक एग्जाम्पल लिया था कि जब लकड़ी जल रही है तो जो जो चीजें वहां पर अभिकारक की तरह कार्य कर रही हैं, चाहे हम लकड़ी की बात करें जो चारकोल है आपका, या ऑक्सीजन की बात करें, तो जो उनका टोटल द्रव्यमान होगा वो बनने वाले कोयले, कालिख या राख के और अन्य गैसों के द्रव्यमान के बराबर होगा। ठीक है ना? देन हमारा सेकेंड लॉ था यहाँ पर स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन जिसे कहा जाता है। इसमें आपने क्या बोला कि कोई भी जो रासायनिक यौगिक बन रहा है, उस रासायनिक यौगिक में जो अवयवी तत्व हैं, यानी जिन तत्वों से मिलकर के वो बन रहा है, उन तत्वों का भार का अनुपात हमेशा ही निश्चित रहता है उस कंपाउंड के लिए, चाहे उस कंपाउंड को आप किसी भी स्रोत से प्राप्त कर रहे हैं, किसी भी सोर्स से आप उसको ऑब्टेन कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी मेथड से, किसी भी विधि से उसको बना रहे हैं। यानी रासायनिक जो आपका यौगिक है, केमिकल जो कंपाउंड है, उसमें तत्वों का जो भार का अनुपात रहेगा वो हमेशा निश्चित रहेगा किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए। जैसे हमने वाटर की यहाँ पर बात की, तो वाटर आपका कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर के बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो उन दोनों के भार का अनुपात निश्चित रहेगा, 1:8 के अनुपात में ही वो हमेशा क्या करेंगे? जुड़ेंगे और वाटर को फॉर्म करेंगे। इसी तरह हमने कार्बन डाइऑक्साइड की बात की थी, एक रासायनिक यौगिक है आपका जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन दो तत्व हैं, दोनों आपस में 3:8 के अनुपात में क्या करेंगे? मिलेंगे और फिर क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेंगे। ओके, तो इस तरह से आपने दोनों नियम पढ़े थे। आज बात करेंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की। परमाणु क्या होता है? जिस परमाणु के बारे में, परमाणु के द्रव्यमान के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उस परमाणु के अवधारणा को डाल्टन के द्वारा रखा गया था। ठीक है, इससे पहले कई दार्शनिक आए। भारतीय दार्शनिकों में आप महर्षि कणाद का नाम लेते हैं, कात्यायन का नाम लेते हैं, कुछ ग्रीक फिलोसफर यानी ग्रीक दार्शनिक भी थे जिन्होंने परमाणु की बात की। अब एक्चुअल में हो क्या रहा था? आपने पदार्थ के बारे में पढ़ा था कि पदार्थ क्या, आपने कहा मैम ये पेन हमारा क्या है? पदार्थ है। ठीक है ना? ये पदार्थ की श्रेणी में आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें द्रव्यमान भी है और ये स्थान भी घेरा, यानी इसमें द्रव्यमान है और आयतन भी है, दोनों चीजें हैं, तो ये पदार्थ है आपका। ठीक है, अब मैं इस पदार्थ को टुकड़ों में बांटते जाऊं तो अंत में एक ऐसा टुकड़ा आएगा, ये उनकी दार्शनिक अवधारणा था, यानी वो ऐसा सोच रहे थे कि अंत में ऐसे कण आपको मिलेंगे कि जिनको और आप तोड़ नहीं पाओगे, यानी वो बहुत छोटे कण होंगे, और उन छोटे कणों के, क्योंकि उससे छोटा कुछ नहीं है, छोटे का मतलब सूक्ष्म, और जो सबसे सूक्ष्म होता है उसको क्या कहा जाता है? सूक्ष्मतम कहा जाता है। ठीक है, तो वो सूक्ष्मतम कण जो हैं, उन सूक्ष्मतम कणों को जब हम दार्शनिकों की बात करते हैं, चाहे भारतीय दार्शनिक थे या ग्रीक दार्शनिक थे, तो उन्होंने उसको परमाणु नाम दिया, उस सूक्ष्मतम कण को। ठीक है, तो यानी कि कोई भी जो पदार्थ, अगर मैं ये इस पेन की बात कर रही हूँ, तो ये पेन भी आपका बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है, या उन सूक्ष्मतम कणों से मिलकर के बना हुआ है जिनको परमाणु नाम दिया जा रहा है। क्लियर है? तो इस प्रकार से परमाणु के बारे में बताया गया। ये तो सारी सोच के आधार पर थी। उसके बाद पहला सिद्धांत आया जो डाल्टन के द्वारा 1808 में दिया गया, जो कि आपके अंग्रेज रसायन जॉर्ज डाल्टन ने क्या किया? सन 1808 में द्रव्यों की प्रकृति, मैंने लास्ट सेशन में भी आपको बताया था, द्रव्य का अर्थ क्या है? पदार्थ से है, मैटर जिसे आप कह रहे हो। ठीक है ना? द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया, जिन्हें उस समय तक दार्शनिकता
माना जाता था, ठीक है ना। तब तक वो सिर्फ दार्शनिक सोच के आधार पर था। विभाज्यता का मतलब क्या है कि उसको डिवाइड करना। मैंने क्या बोला, इस पेन को हम तोड़ेंगे और इतना तोड़ते जाएंगे कि अंत में हमें बहुत छोटे कण प्राप्त होंगे। तो उसी के आधार पर उन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। जो दार्शनिकों ने जिसे परमाणु माना, उन्होंने सिर्फ सोचा था कि पदार्थ को तोड़ते जाएंगे तो एक समय के बाद ऐसा होगा कि पदार्थ का कोई छोटा कण ऐसा आएगा कि जिसको हम फर्दर डिवीजन में नहीं ले जा पाएंगे, यानी जिसको हम तोड़ नहीं पाएंगे। जैसे आप चौक को क्रश करते हो तो उसके बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। लेकिन उससे भी बहुत छोटा कोई कण होगा, हम उसको भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन उससे छोटा कण होगा जिसको हम फर्दर डिवीजन में नहीं ले जा पाएंगे। तो वही कण जो आगे डिवाइड नहीं हो पा रहा है या अन्य छोटे भागों में नहीं टूट पा रहा है, उसी को उन्होंने परमाणु नाम दिया था। उसी के लिए फिर डाल्टन ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, ठीक है, क्या कहा ग्रीक दार्शनिकों ने, क्या कहा, जो आपका सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है। सूक्ष्मतम का मतलब क्या होता है, छोटा, सबसे छोटा, ओके। सूक्ष्मतम का अर्थ है सबसे छोटा, कि इससे छोटा कुछ नहीं हो पाएगा, ओके। और अविभाज्य का मतलब क्या है, जो विभाजित ना हो। विभाजित का मतलब क्या होता है, बांटना, जिसको बांटा नहीं जा सकता, ठीक है। तो ऐसा कण जो सबसे छोटा है, क्योंकि वो सबसे छोटा है इसीलिए उसको आगे हम विभाजित नहीं कर पा रहे हैं, उसी कण को उन्होंने क्या कहा था, परमाणु नाम दिया था। किन्होंने, दार्शनिकों ने, ग्रीक दार्शनिकों की बात करें या भारतीय दार्शनिकों की बात करें, उन्होंने भी एक सूक्ष्मतम कण की अवधारणा रखी थी उस समय पे, ओके। उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। डाल्टन ने भी क्या कहा कि उसको परमाणु ही कहा जाएगा, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, आपका एटम कहते हैं, ठीक है। क्या है ये, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, और स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित, ठीक है ना। उन्होंने रासायनिक संयोजन के जो नियम इससे पहले हमने पढ़े, उन्हीं के आधार पर हम परमाणु की भी बात करेंगे। क्यों, क्योंकि वहां पर भी रासायनिक अभिक्रिया जो चल रही है उसमें परमाणु ही तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो कंपाउंड के फॉर्म में करें या फिर वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में करें, है तो उसके अंदर परमाणु ही ना। इसके अलावा जब हम स्थिर अनुपात के नियम की बात करते हैं तो वहां पर भी आपका किसी भी यौगिक के अंदर तत्व होते हैं और उन तत्वों के परमाणु होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित उन्होंने इस सिद्धांत की व्याख्या की, ठीक है। इसके बाद जब आप जॉन डाल्टन के सिद्धांत को पढ़ते हैं तो कुछ बातें उन्होंने इसमें एक्सप्लेन की थी, ठीक है ना। क्या क्या चीजें थी, सबसे पहले तो उन्होंने सूक्ष्मतम अविभाज्य इसको कहा। सूक्ष्मतम अविभाज्य यानी परमाणु सबसे छोटा है और उसको विभाजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि विभाजित नहीं किया जा सकता इसीलिए वो सबसे छोटा है, ओके। इसके अलावा उन्होंने क्या बोला कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसमें परमाणु पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जब आप एक तत्व को पढ़ते हैं तो उस तत्व के सारे ही परमाणु एक समान होते हैं, यानी आइडेंटिकल नेचर के होते हैं। क्लियर, यानी अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं कि हाइड्रोजन आपका एक तत्व है, तो हाइड्रोजन के जो भी परमाणु होंगे वो सारे एक समान होंगे। किस किस तरह से, उनके भौतिक और रासायनिक गुण एक समान होंगे। अगर आप परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान की बात कर रहे हो, परमाणु के साइज की बात कर रहे हो, तो वो भी क्या होंगे, सारे समान होंगे, ठीक है ना। या आप ऑक्सीजन आपका एक तत्व है, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के सारे ही परमाणु कैसे होंगे, एक समान होंगे, ओके। नाइट्रोजन की बात करते हैं, उसके भी सारे परमाणु एक समान होंगे। लेकिन जब आप दो तत्वों को कंपेयर करेंगे आपस में, जैसे मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात कर रही हूं, अगर आप उन दोनों को कंपेयर करते हो तो उस केस में क्या होगा, दोनों के ही परमाणु एक दूसरे से भिन्न होंगे। समझ रहे हैं, यानी हाइड्रोजन के परमाणु के अपने गुण हैं और जब आप ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं उसके परमाणु के अपने गुण होंगे, तो दोनों एक दूसरे से भिन्नता प्रदर्शित करेंगे। और जैसा कि आपने किसमें पढ़ा, स्थिर अनुपात के नियम में पढ़ा कि क्या होता है, जब भी दो तत्व आपस में मिलेंगे और एक यौगिक को बनाएंगे तो उस यौगिक में जो तत्व पाए जा रहे हैं उनके भारों का अनुपात हमेशा ही क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, इसीलिए वो स्थिर अनुपात का नियम है।
सेम यहाँ पर डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में क्या कहा गया कि जिस प्रकार से आपका कोई रासायनिक यौगिक बन रहा है, उस रासायनिक यौगिक में जो भी आपके तत्व हैं, उन तत्व के परमाणु भी एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि वाटर अगर फॉर्म हो रहा है H2O, तो हमेशा ही 2 हाइड्रोजन के परमाणु एक ऑक्सीजन के परमाणु से जुड़ने जाए। क्लियर है? तो इस प्रकार से डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में इस प्रकार से कुछ बिंदुओं की व्याख्या की थी। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थ, चाहे कोई तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, छोटे कणों से बना होता है, जिन्हें आप क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ओके, इस सिद्धांत की अभिधारणाओं को निम्नानुसार कहा जा सकता है। क्या क्या पोस्टुलेट थे, क्या क्या जो अभिधारणाएं थी? सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है ना? और परमाणु अविभाज्य कण है। कैसा है? इंडिविजिबल पार्टिकल जिसे आप बोल रहे हैं, जिन्हें रासायनिक प्रतिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया जिसे आप कहते हैं, उसमें बनाया या आपका नष्ट नहीं किया जा सकता। वो सिर्फ क्या होते हैं? एटम्स आपस में रीअरेंज होते हैं। आप देखते हैं ना, अभी आप इन्हीं नियमों के आधार पर क्या पढ़ेंगे आगे क्लासेस में? बैलेंस करना। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, जब उसके लिए आप समीकरण लिखते हैं तो उन समीकरणों को बैलेंस किया जाता है। ठीक है ना? तो वहां पर भी आप क्या गिनते हैं? नंबर ऑफ एटम्स काउंट करते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो वो बराबर होते हैं दोनों साइड, अभिकारकों में भी और उत्पादों में। यानी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु उत्पन्न भी नहीं हो रहा है तो नष्ट भी नहीं हो रहा है, वो सिर्फ क्या हो रहा है? रीअरेंज हो रहे हैं। और रीअरेंजमेंट के कारण क्या हो रहा है? आपके नए नए यौगिक बन रहे हैं। ओके, देन किसी दिए गए तत्व के परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणों में समान होते हैं। ठीक है? किसी दिए गए तत्व के, मैंने क्या बोला? एक कोई तत्व है आपका, उस तत्व के जितने परमाणु होंगे वो सारे कैसे होंगे? आइडेंटिकल नेचर के होंगे, यानी एक समान गुण प्रदर्शित करेंगे। जैसे मैंने क्या बोला कि हाइड्रोजन है आपका, ये हाइड्रोजन आपका तत्व है, इसमें ये हाइड्रोजन के परमाणु है सपोज, तो ये सारे ही कैसे होंगे? आइडेंटिकल नेचर के होंगे, यानी एक समान गुण प्रदर्शित करेंगे सारे। ठीक है ना? अलग अलग तत्वों से अभिक्रिया हो गई, अलग अलग परिस्थितियों में रहना हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, तो सारी एक समान होंगी यहाँ पर। तो वही कहा जा रहा है कि किसी दिए गए तत्व के परमाणु द्रव्यमान, परमाणु का जो द्रव्यमान है, रासायनिक गुणों में क्या होंगे? वो समान होंगे। आप भौतिक गुण भी लिख सकते हैं, उनमें भी क्या होंगे? समान होंगे। लेकिन जब आप दो तत्वों को कंपेयर करेंगे, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में अलग अलग द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं। ठीक है ना? क्या कहा गया? जब मैंने आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जांपल दिया था अभी, कि एक तत्व आपका हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, दो अलग तत्व हो गए। एक तत्व के परमाणु तो एक समान होंगे, हाइड्रोजन के सारे परमाणु एक समान होंगे, ऑक्सीजन के सारे परमाणु एक समान होंगे, लेकिन जब आप हाइड्रोजन के परमाणु को ऑक्सीजन के परमाणु से कंपेयर करेंगे, उसकी तुलना करेंगे, तो उनमें आपको भिन्नताएं देखने को मिलेंगी, यानी डिफरेंसेस वहां पर होंगे। किस किस चीज में? भौतिक गुणों में आपके, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस देखने को मिलेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे बहुत सिंपल सी बात है, परमाणु का आकार दोनों का अलग अलग होगा। हाइड्रोजन के परमाणु का आकार छोटा है, ऑक्सीजन के परमाणु का आकार बड़ा है। परमाणु के द्रव्यमान में भिन्नता होगी, क्रमांक में भिन्नता होगी। अगर उनमें इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं तो उन इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं में भिन्नता होगी। इलेक्ट्रॉन की संख्याओं में भिन्नता है, इस वजह से उनके बहुत सारे गुण क्या होंगे? बदल जाएंगे एक दूसरे से। तो इस तरह से विभिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो अलग अलग द्रव्यमान और रासायनिक गुण उनके होते हैं। ठीक है ना? परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। जैसे मैंने आपको क्या बोला, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है आपका H2O का, वाटर है आपका। क्या क्या है इसमें बच्चे? दो तत्व हैं इसमें। कौन कौन से? एक आपका हाइड्रोजन है और एक आपका ऑक्सीजन है। ठीक है ना? आपका वाटर कितने भी मॉलिक्यूल इसमें फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया है, इसका मतलब हम एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। एक मॉलिक्यूल में आपका H2O में हाइड्रोजन के परमाणु दो हैं, ये परमाणु की संख्या आपको बताता है जो नीचे लिखा जाता है। तो ये दो क्या है? हाइड्रोजन के परमाणु है। लेकिन ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है? उसका एक ही परमाणु।
तो हो क्या रहा है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु से कंबाइन होगा और तब आपका क्या बनेगा, H2O बनेगा। ये पॉइंट क्या कह रहा है कि ये जो अनुपात है ये छोटी पूर्ण संख्या के रूप में होगा। तो ये पूर्ण संख्याएं हैं, किसी भी प्रकार की भिन्न तो आपको मिल नहीं रही है कि हाइड्रोजन आपका 1/2 है, 2/4 है, कुछ भी है, इस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूर्ण संख्या है 2, ये भी 1 है, ये भी पूर्ण संख्या है। तो छोटी पूर्ण संख्याओं का अनुपात है किसका, परमाणुओं की संख्या का। ठीक है ना, कितने परमाणु हैं, 2 हाइड्रोजन के हैं और 1 ऑक्सीजन का है। इसके अलावा हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं, इसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन 2 तत्व हैं। दोनों के कितने परमाणु हैं, कार्बन का 1 परमाणु है और ऑक्सीजन के कितने, 2। तो ये भी छोटी पूर्ण संख्या का अनुपात यहाँ पर है। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, NH3 की बात करते हैं आप, 1 3, कोई भी तत्व ले लीजिए, हर एक तत्व में परमाणुओं का जो अनुपात होगा, जो कोई भी जो यौगिक है आपका, उस यौगिक में तत्वों के परमाणुओं का जो अनुपात होगा वो हमेशा कैसा रहेगा, पूर्ण संख्या के अनुपात के रूप में आपको मिलेगा। और ये अनुपात इस यौगिक के लिए हमेशा ही स्थिर रहेगा, यानी जब भी वाटर बनेगा हमेशा वाटर के 2 परमाणु 1 ऑक्सीजन के परमाणु से कंबाइन होंगे, तभी आपका वाटर फॉर्म होगा, या आप क्या कहेंगे, इसी अनुपात में हमेशा मिलेंगे। अगर हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं और हमें चारों को यूज करना है वाटर फॉर्म कराने के लिए, वाटर को प्रोड्यूस कराने के लिए, तो ऑक्सीजन के आपको 2 परमाणु वहां पर लगेंगे। क्लियर है, तभी आपका क्या अनुपात बनेगा, 2:1 का अनुपात बनेगा। तो ये आपके डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में हमने उनके द्वारा दी गई कुछ अभिधारणाएं पढ़ी। किसी दिए गए यौगिक में सापेक्ष संख्या और परमाणुओं के प्रकार स्थिर होते हैं। ओके, चलिए इसको नोट करेंगे यहां से जल्दी से। मदकोट, माइक ले लो अपना। कौन है आपका? गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। क्या नाम है? आपसे एक क्वेश्चन था, बरखा मेहर। बरखा मेहर, जो आपने कल को पढ़ाया था, हाँ, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, उसमें जो है कच्चा दाल और उसके बाद जो कच्चा दाल और उसमें मसाले डालने के बाद क्या उनका द्रव्यमान समान रहेगा? पका के अब वो उसका डिपेंड करता द्रव्यमान है ना समान कि रहेगा? वो एक एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए, ठीक है ना, उसमें रासायनिक अभिक्रियाओं को कोरिलेट कीजिए कि क्या रासायनिक अभिक्रियाओं में सेम चीजें हो पा रही हैं। हमने रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि जब पक रहा है कोई चीज तो पकने के बाद आपका क्या हो रहा है, रासायनिक भोजन के पकने की बात कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपका रासायनिक अभिक्रिया होगी। ठीक है ना, तो रासायनिक अभिक्रिया जब भी होगी तो जो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करेगी। अब वो डिपेंड करता है, अगर आप बोल रहे हैं कि हमने पानी का यूज किया है और हम उसको बॉईल कर रहे हैं, तो बॉईल करने के बाद क्या होगा, आपका पानी धीरे धीरे इवेपोरेट भी होगा उस केस में, है ना। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, वहां पर द्रव्यमान किसी और फॉर्म में मिलेगा। प्रोडक्ट तो आपके चेंज हो रहे हैं ना, रिएक्टेंट आपका सेम नहीं रह रहा है, पानी है, पानी के बाद भाप बन रहा है, लेकिन आपका द्रव्यमान संरक्षित रहेगा। ओके, JIC बछुआ बान, बच्चे माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा? मैम विद्या। क्या नाम है? मैम विद्या। विद्या, कौन सी क्लास में हैं आप? मैम 9th में। 9th में। कौन सा चैप्टर चल रहा है? मैम परमाणु। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम? मैम साइंस। आपकी साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस का कौन सा चैप्टर है? माइक को एकदम पास में रखो। मैम परमाणु की संरचना। परमाणु पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर है ये आपका? कौन से नंबर का मैम चैप्टर है? चौथा। मैम चौथा। 3rd चैप्टर चल रहा है।
क्या क्या बताया अभी तक इस चैप्टर में, क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने अभी तक, आपने क्या सीखा इस चैप्टर में बताओ। दूसरा सेशन है आज। अच्छा, ऑफलाइन तो आपने पढ़ा होगा, ये चैप्टर पढ़ लिया होगा अभी तक, है ना। स्कूल में तो आपने पढ़ लिया होगा अभी तक। यस मैम। तो क्या क्या समझ आता है आपको परमाणु के बारे में, बताओ विद्या। कुछ तो पता होगा आपको, कहाँ से परमाणु नाम कहाँ से आया, या परमाणु है क्या। सबसे पहले मुझे बताओ परमाणु क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम परमाणु के बारे में। परमाणु क्या है रे? चलिए कोई भी बताइए मुझे, जीआईसी बछुआ बाण से परमाणु क्या होता है। विद्या के अलावा कोई और हैंड रेस करो जिसे बताना है। रीठा खाल माइक ले लो। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा। मैम ओम। ओम। ओम कौन सी क्लास में हैं आप। मैम 9th। 9th क्लास में है। परमाणु के बारे में हमें कुछ बताएंगे, क्या होता है परमाणु। अच्छा, क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में अभी तक, कुछ भी और बताओ। मैम एटम वो है जिससे मतलब कोई भी जो पदार्थ होता है वो एटम से मिलके बना होता है, और वो मतलब किसी भी चीज की सूक्ष्मतम इकाई है पदार्थ की, मतलब किसी भी पदार्थ कोई की। भी जो पदार्थ होता है आपके आसपास, कोई पदार्थ है। यस मैम, टेबल, चेयर, आपके हाथ में जो टीवी। माइक है वो पदार्थ है। यस मैम। आपके आसपास एयर है, वो यस मैम। पदार्थ है। यस मैम। आपकी वाटर बॉटल में वाटर होगा, वो पदार्थ है। यस मैम। जब आपने 3 चीजें बोली, हवा, जल और चेयर की बात की आपने, या टेबल की बात की, ये तीनों पदार्थ हैं, लेकिन तीनों अलग अलग तरह से हमें दिखाई देती हैं, क्यों। है तो तीनों ही पदार्थ। मैम एक सॉलिड है, एक लिक्विड है और एक गैस है, अलग अलग स्टेट वेरी है गुड, उनकी। क्योंकि तीनों ही अलग अलग फिजिकल स्टेट है ना। और ये यस यस तीनों मैम। ही किससे मिलकर बनी होंगी, एटम से। इस एटम। वेरी गुड, एटम से यस मिलकर मैम। के बनी होंगी। विद्या समझ आया ओम ने क्या कहा। एटम क्या होता है, कोई भी जो पदार्थ है, ठीक है, हर एक चीज पदार्थ है जिसमें द्रव्यमान है और आयतन है। वेरी गुड ओम, सिट डाउन बच्चे। हर एक वो चीज पदार्थ है जिसमें द्रव्यमान है, आयतन है, और वो सभी चीजें, सभी पदार्थ आपके एटम से मिलकर के बने हुए हैं। उसी एटम के लिए हमने क्या पढ़ा अभी, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ी, जिसमें उन्होंने अलग अलग बातें कही थी, उन सभी को हमने माना। लेकिन जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा तो मैं उसी को गलत बोल दूंगी कि डाल्टन ने ये सब गलत कहा था, और हमें वो चीज माननी होगी। फिर उसके आगे जिन जिन साइंटिस्ट ने नई बातें बताई वो हमें सीखनी है, ठीक है। फिलहाल डाल्टन ने क्या क्या चीजें कही थी, उनको हमको लेकर चलना है, ठीक है ना। बाद में क्योंकि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल पाए गए और छोटे छोटे कण देखे गए, तो इस वजह से डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी वहां पर क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, या उसकी कमियां हमें मिली। फिर हम एटम के लिए अलग अलग मॉडल पढ़ते हैं, ठीक है ना। इतना तो सभी को पता है कि एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। तो उसको अविभाज्य कैसे बोल देंगे हम, यानी कि उसको विभाजित नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं कहा जा सकता, ओके। तो अभी तक डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं आया, सिर्फ परमाणु है, सबसे छोटा है और अविभाजित कण है, इतना हमने पढ़ा। एटम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम भाग है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपने रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों को बदले उस अभिक्रिया में प्रयुक्त होता है या यूज में आता है, ठीक है। वही आपका क्या है, एटम है। परमाणु तत्व के सूक्ष्मतम भाग हैं जिन्हें किसी भी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी देखा नहीं जा सकता है। तो जब उसको आप बहुत पावरफुल सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप वगैरह से नहीं देख पा रहे हैं, तो वो कितना छोटा है इसकी कल्पना कर लीजिए, ठीक है ना। तो बहुत छोटा आपका पार्टिकल है एटम, ओके।
इस प्रकार से अगर आप किसी एटम के बारे में सोच रहे हैं तो ये सारे एटम है आपके, ये पूरा कोई मैटर है, सपोज जैसे ये आपका मैटर है, ये पेन आपका एक क्या है, पदार्थ है ना, इसमें द्रव्यमान है, अभी वेइंग मशीन में रखेंगे कुछ ना कुछ वेट आएगा इसका, अगर मैं इसको यहाँ पर रख रही हूँ तो ये कुछ ना कुछ स्थान भी घेर रहा है, तो यानी इसमें आयतन भी है, द्रव्यमान है, आयतन है, यानी पदार्थ है। अब ये पदार्थ है तो इसके छोटे छोटे कण भी हैं, उन्हीं छोटे कणों को क्या कहा गया, छोटे छोटे कण तो इसमें बहुत सारे होंगे, लेकिन वो सबसे छोटा कण, वो सबसे छोटे कण जिनको फर्दर डिवीजन में हम नहीं ले जा पा रहे हैं अभी तक जितना हमने पढ़ा उसके अनुसार, तो उन्हीं को क्या नाम दिया गया, एटम, यानी कि आपका परमाणु नाम दिया गया। ठीक है, ये क्या है, आपका एक पदार्थ है। ओके, अभी तक हमारे लिए परमाणु कुछ पदार्थ के अंदर जो परमाणु है वो कुछ इस प्रकार से। आगे जाकर क्या होगा, हम एटम को इस तरह से पढ़ेंगे कि एटम इंडिविजिबल नहीं है, बल्कि उसके अंदर सब एटॉमिक यानी अवपरमाणुक कण भी हैं, जो कि क्या है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि बाद में इनकी खोज हुई, इलेक्ट्रॉन की खोज होती है, प्रोटॉन की खोज होती है, दोनों आवेशित कण हैं, और फिर लास्ट में न्यूट्रॉन की खोज होती है, क्योंकि ये न्यूट्रल था, कैसा है, उदासीन है, न्यूट्रल का मतलब उदासीन, कोई चार्ज नहीं है इस पे, इस वजह से इसको न्यूट्रॉन नाम दिया गया। ओके, तो कुछ इस तरह से हमने परमाणुओं के बारे में पढ़ा। अब परमाणु है तो उसका कोई ना कोई आकार होगा, ठीक है, उसको यहाँ पर एक गोले के समान माना गया, तो गोले की कोई ना कोई व्यास होगा, कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी, ठीक है, डायमीटर होगा, रेडियस होगी, तो इस तरह से हम उसको पढ़ेंगे कि कितना होता है, क्योंकि बहुत छोटा है तो आप बताते हैं कि कितना 10⁻⁹ मीटर के बराबर इसकी क्या है, त्रिज्या है, और इस तरह से आप इसके, अभी हम परमाणु के क्रमांक की बात करेंगे, इसका कोई द्रव्यमान भी होगा उसकी बात करेंगे, बहुत सारे नए नए टॉपिक्स इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ तक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बाकी आने वाले सेशन में कुछ और हम लोग पढ़ेंगे, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।